अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडे माय टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ प्रेपरेशन ऑफ एथर्स। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों से एथर्स के बारे में डिस्कशन की थी, तो एथर्स में हम लोगों ने सबसे पहले मैंने प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों से इंट्रोडक्शन को डिस्कस किया था एथर्स के, जिसमें मैंने उसके जनरल फार्मूला को भी डिस्कस किया था आप लोगों से, और उसकी जो है क्लासिफिकेशन उसको डिस्कस किया था, और लास्ट में मैंने आप लोगों से नॉमेनक्लेचर ऑफ एथर्स को डिस्कस किया था। तो आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स जो रिमेनिंग पार्ट है, यानी कि प्रेपरेशन ऑफ एथर्स एंड रिएक्शंस ऑफ एथर्स को मैं आप लोगों से डिस्कस करने जा रही हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो प्रेपरेशन ऑफ एथर्स है, इसके लिए आपके लेवल पे दो मेथड्स जो हैं वो बताए गए हैं प्रिपेयर करने के लिए एथर्स को। ठीक है, इसी तरह जो है इसकी रिएक्टिविटी की अगर हम बात करें तो रिएक्शंस भी आपके लेवल पे यहाँ पर दो जो है वो आपको रिएक्शंस आपके लेवल पे बताए गए हैं। मतलब आपकी टेक्स्ट बुक में दो जो है प्रेपरेशन के मेथड्स हैं और दो ही इसके रिएक्शंस हैं। ठीक है, तो अब मैं वन बाय वन जो है वो आपसे डिस्कस करूंगी। तो सबसे पहले जो है मैं आप लोगों से प्रेपरेशन ऑफ एथर्स को डिस्कस करूंगी, उसके बाद जो है मैं रिएक्शंस की तरफ आऊंगी। तो प्रेपरेशन ऑफ एथर्स में स्टूडेंट्स दो मेथड्स जैसे कि मैंने आपको बताया, तो इनको हम प्रिपेयर करते हैं अल्कोहल से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। ठीक है, तो इसमें जो फर्स्ट मेथड है इसको हम कहते हैं विलियमसन सिंथेसिस। तो स्टूडेंट्स, ये बात मैं आपको बता दूं कि जब भी आप कोई भी रिएक्शन करते हैं तो उसमें बाय नेम रिएक्शन, यानी कि अगर साइंटिस्ट्स के बेसिस पे या केमिस्ट जिन्होंने इनको प्रिपेयर किया उनकी बेसिस पे उनको अक्सर नाम दिया जाता है। तो बाय नेम रिएक्शंस जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, और मोस्टली जो है वो पेपर्स में आप लोगों से उनके बारे में पूछा जाता है। तो इसी वजह से आप लोगों ने उनको जो है बहुत ज़्यादा उन पर फोकस करना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है हम देखते हैं कि विलियमसन सिंथेसिस जो है उसके थ्रू हम कैसे एथर्स जो हैं उनको प्रिपेयर करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये जो आपकी विलियमसन सिंथेसिस है ये 2 स्टेप प्रोसेस है, यानी कि 2 स्टेप्स में होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि आप अल्कोहल्स को ट्रीट करते हैं सोडियम मेटालिक सोडियम के साथ या सोडियम मेटल के साथ, तो ये आपको क्या देते हैं, एल्कोक्साइड्स। एल्कोक्साइड्स कैसे, तो आप देख रहे हैं कि ये आपका एथेनॉल है C2H5OH। मैंने आपको कहा कि इसको हम अल्कोहल से प्रिपेयर करते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। ठीक है, तो अल्कोहल्स जो हैं इनको जब हम ट्रीट करते हैं मेटालिक सोडियम के साथ या सोडियम मेटल के साथ, तो ये आपको एल्कोक्साइड देंगे। एल्कोक्साइड आयन कैसे देंगे कि इसमें क्या होता है कि जब भी इसका रिएक्शन होगा तो हाइड्रोजन गैस जो है वो इवॉल्व होती है। तो क्या होगा कि हाइड्रोजन गैस यानी कि अगर इवॉल्व होने हैं तो आप देखें कि यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, तो रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 मोल्स लगा देंगे, मतलब 2 मोल्स ऑफ एथेनॉल लेंगे और 2 मोल्स ऑफ सोडियम मेटल लेंगे। ठीक है, तो अब क्या होगा कि एक यहाँ से H2 हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी और बाकी जो पार्ट है वो आपने जोड़ देना है। अब वो बाकी पार्ट कैसे जोड़ेंगे, C2H5 यहाँ से O और बाकी ये क्या हो जाएगा Na, तो O नेगेटिव Na पॉजिटिव, तो यानी कि ये आपका बन जाएगा, ये आपका एथॉक्साइड आयन है, O नेगेटिव C2H5, इसको हम कहते हैं एथॉक्साइड। C2H5O नेगेटिव को हम क्या कहते हैं, एथॉक्साइड आयन, और Na पॉजिटिव क्या है आपका सोडियम है, तो क्या हो जाएगा, इसका नाम क्या कहलाएगा, सोडियम एथॉक्साइड। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले क्या होगा कि फर्स्ट स्टेप में आपने क्या किया कि जब आपने अल्कोहल का रिएक्शन किया सोडियम मेटल के साथ, तो सोडियम एथॉक्साइड जो है वो बना, और फिर इस सोडियम एथॉक्साइड को आप लोगों ने फर्दर ट्रीट करना है अल्काइल हेलाइड के साथ, यानी कि ब्रोमोइथेन यानी कि अल्काइल ब्रोमाइड के साथ। आप इसको इथाइल ब्रोमाइड भी कह सकते हैं या ब्रोमोइथेन भी कह सकते हैं। ठीक हो गया, तो हम क्या करते हैं कि जब सोडियम एथॉक्साइड का फर्दर रिएक्शन करते हैं तो ये आप देख रहे हैं कि यहाँ से NaBr आप पहले ही सेपरेट कर लें कि NaBr जो है वो आपका सेपरेट आउट हो जाएगा, NaBr, और बाकी पार्ट जो है वो आपने जोड़ देना है। तो आप देखें कि अल्काइल पार्ट जो है, आर पार्ट जो है वो जब इस पार्ट के साथ जो है वो लग जाएगा C2H5O नेगेटिव, और साथ में O जो है C2H5O और फिर CH2 फिर CH3, इस तरह से आपके जो है वो डाइथाइल ईथर, ये भी इथाइल ग्रुप है और ये भी इथाइल ग्रुप है, तो आप इस तरह से जो है वो डाइथाइल ईथर बना रहे हैं। तो आप देखें कि जो मैंने जैसे कि आपको पहले ही बताया है कि जो एथर्स हैं उनकी उनका जनरल फार्मूला क्या होता है, ROR होता है। ठीक है, तो अब आप देखें कि दोनों साइड पे R ग्रुप जो है वो सेंटर में ये O जो है वो ऑक्सीजन एटम है, और इस साइड पे भी अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है और दूसरी साइड पे भी अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है। लेकिन अब यहाँ पर मैं एक बात बता दूँ स्टूडेंट्स कि ज़रूरी नहीं है कि ये R ग्रुप्स आपके हमेशा सेम हो, ये डिफरेंट भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों ने अगर ये तो यहाँ पर स्पेसिफाई कर दिया कि ये इथाइल ग्रुप्स हैं। ठीक हो गया, अगर आप जो है वो डिफरेंट नेचर का एथर बनाना चाहते हैं तो फिर उस लिहाज से आपने अल्काइल ग्रुप को चेंज कर लेना है। ठीक है, तो बाकी जो है आपका NaBr साइड पे हो गया, और आपने जो है वो एथर्स आप देख रहे हैं कि डाइथाइल एथर जो है इस तरह से प्रिपेयर किया। तो ये स्टूडेंट्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेथड है विलियमसन सिंथेसिस, और इसके थ्रू जो है हम एथर्स को प्रिपेयर करते हैं। तो ये स्टूडेंट्स फर्स्ट मेथड था। अब इसके बाद जो है मैं आप लोगों से सेकेंड मेथड को डिस्कस करने जा रही हूँ।
तो स्टूडेंट्स सेकंड जो मेथड है वो क्या है, फ्रॉम अल्काइल हैलाइड्स। तो अल्काइल हैलाइड्स भी हम जो है एथर्स को प्रिपेयर करते हैं। तो इसके लिए अब आप देखें कि क्या कंडीशन है कि हम जो है अल्काइल हैलाइड्स को हीट करते हैं विद ड्राई सिल्वर ऑक्साइड के साथ। तो आप देखें कि Ag2O जो है ये आपका क्या है, सिल्वर ऑक्साइड है, और जब ये इसके साथ हम ट्रीट करेंगे तो आपको क्या मिलेंगे, एथर्स मिलेंगे। अब आप देख रहे हैं कि आपका जो है इथाइल ब्रोमाइड है जो कि एक अल्काइल हैलाइड है। इस तरह से आपने 2 मोल्स ले लेने हैं, 2 मॉलिक्यूल्स ले लेने हैं इथाइल ब्रोमाइड के, और इसको आपने ट्रीट करना है, रिएक्ट करवाना है किसके साथ, ड्राई सिल्वर ऑक्साइड के साथ। तो आप देखें कि कैसे रिएक्शन होगा कि C2H5 और यहाँ से जो है Ag2Br, यानी कि 2AgBr जो है वो यहाँ से 2 सिल्वर हैं और 2 ब्रोमाइड आयंस हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे, सेपरेट आउट हो जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड, ये जो है वो निकल रहे हैं। अब आप देख लें कि इसको प्रॉपर वे में दिखाया गया है कि किस तरह से ये सेपरेट आउट होंगे। और उसके बाद जो है अब आप देख रहे हैं कि ये जो आपका अल्काइल ग्रुप है R ग्रुप और ये वाला R ग्रुप, ये किसके साथ कंबाइन हो जाएगा, O के साथ, ऑक्सीजन एटम के साथ। तो फिर ये क्या कहलाएगा, आपका एथर। तो आप देखें कि दोनों साइड पे अल्काइल ग्रुप्स, इथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, तो इस तरह से आपको जो एथर मिलेगा वो क्या मिल रहा है, डाई इथाइल एथर। तो ये इस तरह से सेकंड मेथड है एथर्स को प्रिपेयर करने का फ्रॉम अल्काइल हैलाइड्स। तो होप्स हो कि स्टूडेंट्स आपको दोनों मेथड जो हैं वो क्लियर हो गए हैं। इसके बाद जो है केमिकल रिएक्टिविटी यानी कि केमिकल रिएक्शंस हैं एथर्स के, वो भी मैं आप लोगों से डिस्कस कर लेती हूँ, लेकिन इसमें एक छोटा सा टॉपिक है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का, तो वो भी मैं जो है आपसे पहले डिस्कस कर लेती हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो है वो भी साथ में ही देख लेते हैं कि क्या है इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़। जो एथर्स होते हैं दे आर वोलेटाइल लिक्विड्स। वोलेटाइल कहते हैं जो कि फ़ौरन से भाप बन के उड़ जाते हैं। वोलेटाइल मतलब फ़ौरन से बॉयल आउट हो जाते हैं, ठीक है। बॉयल आउट जल्दी हो जाने का मतलब क्या है, इनके बॉइलिंग पॉइंट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, लो बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं। वोलेटाइल ऐसा कंपाउंड होता है जो फ़ौरन से बॉयल आउट हो जाता है, ठीक है। सो दे आर वोलेटाइल लिक्विड्स। पहली बात ये है, पहली इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी है ये होती है। सेकेंड है दे आर हाईली इन्फ्लेमेबल हैं और विद लो बॉइलिंग पॉइंट्स। जैसे कि स्टूडेंट्स मैंने भी आपसे कहा कि वोलेटाइल लिक्विड्स क्या होते हैं, फ़ौरन से बॉयल आउट हो जाते हैं, फ़ौरन से भाप बन के उड़ जाते हैं, ठीक है। तो वोलेटाइल लिक्विड्स हैं, तो जल्दी से बॉयल आउट होने का मकसद क्या है कि इनके बॉइलिंग पॉइंट्स क्या होते हैं, लो होते हैं। अब इसके पीछे एक रीज़न कि इनके बॉइलिंग पॉइंट्स जो हैं वो क्यों लो होते हैं, तो स्टूडेंट्स इनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है उनकी प्रॉपर्टी नहीं होती, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की प्रॉपर्टी शो नहीं करते। तो ऐसे कंपाउंड्स इनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती तो उनके बॉइलिंग पॉइंट्स जो होते हैं वो कम होते हैं। तो जिनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा होती है तो उनके अंदर बॉइलिंग पॉइंट्स भी क्या होते हैं, उनके हाई होते हैं। लेकिन इनके अंदर जो है वो लो बॉइलिंग पॉइंट्स हैं, तो इससे क्या पता चला कि बॉइलिंग पॉइंट्स इनके क्या हैं, लो हैं। ये अपनी बात याद रखनी है कि लो बॉइलिंग पॉइंट्स हैं, तो किस वजह से कि इनके अंदर जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की एबिलिटी जो है वो नहीं होती, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये नहीं करते। तो ये बात आपने याद रखनी है कि एथर्स के अंदर ये वाली बात याद रखनी है कि जब भी जितना एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है तो उतना बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ज़्यादा होता है। तो इनके अंदर बॉइलिंग पॉइंट्स लो हैं, किस वजह से लो हैं, तो उसके पीछे रीज़न क्या है कि इनकी अंदर जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की एबिलिटी जो है वो नहीं होती, या आप कह लें कि बहुत ही जो है वो ये वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ शो करते हैं। तो ये प्रॉपर्टी भी मैं अभी आपसे डिस्कस करती हूँ नेक्स्ट पॉइंट्स में, ठीक है। तो ये होप्स हो कि आपको सेकंड पॉइंट जो है वो क्लियर हो गया है। अब मैं थर्ड पॉइंट की तरफ आती हूँ कि दे आर स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर बट फ्रीली सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। तो अब आप देखें स्टूडेंट्स के वाटर के अंदर ये सॉल्युबल क्यों नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि जो वाटर है वो आपका पोलर होता है, तो एथर्स जो हैं ये नॉन पोलर इन नेचर हैं, ठीक है। क्योंकि आर ग्रुप जो है वो आपका अल्काइल ग्रुप ऑर्गेनिक नेचर का है, तो इसी वजह से ये वाटर में क्यों नहीं सॉल्युबल होते, क्योंकि या लाइटली सॉल्युबल क्यों है वाटर में, क्योंकि ये ऑर्गेनिक इन नेचर होते हैं। तो इसी वजह से जो है वो इतनी आसानी से वाटर में सॉल्युबल नहीं होते, लेकिन फ्रीली सॉल्युबल होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में। क्यों ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में फ्रीली सॉल्युबल हैं, क्योंकि ये ऑर्गेनिक इन नेचर होते हैं, तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में आसानी से हल हो जाते हैं, ठीक है। तो होप्स हो कि थर्ड पॉइंट भी अब आपका क्लियर है। अब हम आते हैं फोर्थ पॉइंट की तरफ। तो ये क्या है इसका फोर्थ पॉइंट कि एथर मॉलिक्यूल्स डू नॉट शो हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वन अनदर। ये भी आपको मैंने बात बताई है कि अपने मॉलिक्यूल्स के साथ जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो नहीं करते, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोजन जो है वो मौजूद नहीं होता, तो जो कि दूसरे इसी के मॉलिक्यूल के साथ बॉन्डिंग कर सकते, तो इसी वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग की प्रॉपर्टी नहीं शो करते। मतलब आपस में अगर दो मॉलिक्यूल्स एथर के कंबाइन होना चाह रहे हैं तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर सकते, ठीक है। बट दे शो वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग, लेकिन ये वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो शो करते हैं, जैसे कि मैंने भी आपसे पहले ही डिस्कस किया कि वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करते हैं किसके साथ, वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ, ड्यू टू विच दे आर स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर। और यही वजह है कि वाटर के साथ ये अगर वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करते हैं तो इसी वजह से ये स्लाइटली सॉल्युबल होते हैं वाटर के अंदर, ठीक है। मतलब स्लाइटली थोड़ा बहुत जो है ये आहिस्ता आहिस्ता करके वाटर में सॉल्युबल होते हैं। किस वजह से सॉल्युबिलिटी थोड़ी बहुत
बहुत होती है वाटर के साथ, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू जो है ये वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू जो है उसके अंदर ये स्लाइटली सॉल्युबल होते हैं। लेकिन अगर अपने ही मॉलिक्यूल के साथ बात करें तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग में नहीं होती, तो फिर इस वजह से हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता। ठीक है, सो ये स्टूडेंट्स थी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एथर्स। तो ये भी मैंने सोचा कि ये टॉपिक वरना स्किप हो जाता, तो इसीलिए मैंने इसको भी आज के लेक्चर में कवर कर लिया। तो इसका अब लास्ट टॉपिक है एथर्स का, जो कि क्या है, केमिकल रिएक्टिविटी। तो अब स्टूडेंट्स मैं आप लोगों से जो है इसके केमिकल रिएक्टिविटी को डिस्कस करने जा रही हूँ। तो जैसे कि यहाँ पर मेंशन है कि एथर्स जो हैं दे आर इनर्ट सब्सटेंसेस। इनर्ट कहते हैं नॉन रिएक्टिव, जो कि रिएक्ट नहीं करते। ठीक है, सो ये किस वजह से नॉन रिएक्टिव है, ये क्या रीजन है इसके पीछे। तो देखें कि रिएजेंट्स लाइक अमोनिया हो गया, अल्कलीज हो गई, डाइल्यूट एसिड हो गया या मेटालिक सोडियम हो गया, हैव नो एक्शन ऑन एथर्स इन कोल्ड स्टेट। तो कोल्ड स्टेट में जब होंगे तो ये जितने भी रिएजेंट्स हैं, अमोनिया हो गया, अल्कलीज हो गई, डाइल्यूट एसिड हो गया, सोडियम मेटल हो गया, ये रिएक्ट नहीं करते, मतलब ये इनका कोई रिएक्शन नहीं होता एथर्स के साथ कोल्ड स्टेट में। ठीक है, एंड दे आर ऑल्सो नॉट ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड इजीली। ना ही ये फिर इतनी आसानी से ऑक्सीडाइज्ड होते हैं, ना ही रिड्यूस होते हैं। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कि आप देखें कि इतने रिएक्शंस जो हैं वो ये इतने रिएजेंट्स के साथ तो ये रिएक्शन शो नहीं कर रहे। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये बहुत ज़्यादा जो है वो आप कह लें कि बहुत ही कम रिएक्शंस जो हैं ये शो करते हैं। सो इसी वजह से ये आप कह सकते हैं कि इनकी रिएक्टिविटी एक तरह से लो है। ठीक है, यानी कि इनर्ट सब्सटेंसेस, इनर्ट भी नहीं कहना चाहिए कि इनर्ट का मतलब होता है नॉन रिएक्टिव, बिल्कुल रिएक्ट ना करें। तो इसी वजह से आप ये कह सकते हैं कि इनकी जो रिएक्टिविटी है वो बहुत ही लिटिल है, या ये बहुत ही फ्यू रिएक्शंस, बहुत ही कम रिएक्शंस जो हैं वो ये शो करते हैं। तो अब इनमें जैसे कि मैंने स्टार्ट से में ही आपको बताया था कि ये दो तरह के रिएक्शंस जो हैं वो शो करते हैं। एक जो है ये रिएक्शन करते हैं विद हाइड्रोजन आयोडाइड। ठीक है, और हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ एक रिएक्शन शो करते हैं, और एक इसी तरह सेकंड जो है इसका रिएक्शन PCl5 के साथ है। अब मैं इसको वन बाय वन आप लोगों से डिस्कस करने जा रही हूँ। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले जो है मैं इसका रिएक्शन आप लोगों से हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ इसका रिएक्शन शो करने लगी हूँ। ठीक है, तो ये बात देखें कि एथर्स जो हैं दे रिएक्ट विद हाइड्रोजन आयोडाइड टू गिव अल्कोहल्स। अल्कोहल्स आपको कैसे मिल रहे हैं, आप ये देख रहे हैं कि आपके फाइनल जो है आपको प्रोडक्ट में अल्कोहल्स मिलेंगे, लेकिन इसका रिएक्शन अब आप देखें कि आपके पास जो है वो एथर्स हैं, क्योंकि अब रिएक्शन है तो इसमें क्या होगा, आपका एथर जो है वो रिएक्ट करेगा हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ। जब इसका रिएक्शन होता है तो होता ही क्या है कि आपका जो H हाइड्रोजन आयोडाइड का जो हाइड्रोजन है वो क्या करता है, इस ऑक्सीजन के साथ जाके बॉन्ड बना लेता है। ठीक है, जब इस ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाता है तो आपको पता है कि ऑक्सीजन जो है उसके वो कितने बॉन्ड्स बना सकता है, 2 बॉन्ड बनाता है। ठीक है, तो इसी वजह से जो है ये 2 बॉन्ड्स बनाता है। तो लेकिन अब यहाँ पर देखें जब ये हाइड्रोजन इसके साथ बॉन्ड बनाता है तो अब कितने हाइड्रोजन ने यहाँ पर ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बना लिए, 3 बॉन्ड्स बना लिए। जब आप 3 बॉन्ड्स बनाए तो इसी वजह से ऑक्सीजन के ऊपर जो है वो क्या चार्ज आ गया, प्लस चार्ज आ गया, यानी कि यहाँ पर ये ऑक्सोनियम आयन बन गया। ठीक है, ऑक्सोनियम आयन इसको बोलते हैं। ठीक हो गया, अब जब ये ऑक्सोनियम आयन बन गया है और साथ में ये आयोडाइड, ये जब हाइड्रोजन यहाँ से निकला तो ये वाला जो बॉन्ड था, ये इसमें एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिव चार्ज। ये इस जो आयोडीन एटम है उसके ऊपर इन द फॉर्म ऑफ आयोडाइड आयन नेगेटिव चार्ज की फॉर्म में यहाँ पर जो है वो शिफ्ट हो गया। ठीक है, तो आयोडाइड आयन जो है वो यहाँ से निकल गया। अब स्टूडेंट्स क्या हुआ कि आप देखें कि मैंने बताया क्या कि आपके पास एक तो ऑक्सोनियम आयन बन गया। ठीक है, और जब ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है तो इसको आप ऑक्सोनियम आयन कहते हैं। ठीक है, और साथ में आयोडाइड आयन निकला। अब इन द वेरी नेक्स्ट स्टेप क्या हुआ, इसी का आपस में रिएक्शन हुआ। मतलब आप इसको नेक्स्ट स्टेप में भी लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर मेंशन है। तो अब क्या हुआ कि आपने क्या बनाया, मैंने आपको क्या बताया कि इसमें क्या आपको मिलते हैं, अल्कोहल्स मिलते हैं। तो ये आप देख रहे हैं कि C2H5OH, यहाँ से ये क्या होगा, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा। तो अब देखें कि इस ऑक्सीजन के दोबारा से इस ऑक्सीजन ने 2 बॉन्ड्स बना लिए, तो ये वाला जो इसका प्लस चार्ज है वो खत्म हो जाएगा, और ये C2H5OH जो है वो यहाँ से अल्कोहल आपको ऑब्टेन हो जाएगा। और साथ में बाकी जो पार्ट बचा है, यानी कि यहाँ से ये जो अल्काइल ग्रुप निकला है C2H5, वो इस आयोडाइड आयन के साथ बॉन्ड बना के C2H5 आयोडाइड यानी कि इथाइल आयोडाइड या अल्काइल आयोडाइड आपको ऑब्टेन हो जाएगा। तो होप्स ऑफ स्टूडेंट्स ये आपको जो फर्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विद हाइड्रोजन आयोडाइड वो आपको क्लियर हो गया, और आपने देखा है कि आपको अल्कोहल्स जो हैं वो किस तरह से मिलते हैं। तो एक दफ़ा मैं रिपीट कर देती हूँ स्टूडेंट्स कि क्या होता है कि आपके एथर्स जो हैं उसका जब हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ रिएक्शन होता है तो सबसे पहले जो है वो आपका ऑक्सोनियम आयन इनमें बनता है, और जो आयोडाइड आयन है वो सेपरेट आउट हो जाता है। और इन द वेरी नेक्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप में क्या होता है कि वो आपस में रिएक्ट करते हैं और अल्कोहल आपका सेपरेट आउट हो
जाता है और आपको जो अल्काइल आयोडाइड है वो आपका सेपरेट हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है वो रिएक्शन करते हैं इसका हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ और आपको अल्कोहल्स ऑब्टेन होते हैं। अब इसका सेकेंड रिएक्शन भी हम देख लेते हैं कि इसका जो है एथर्स जब PCl5 के साथ रिएक्ट करते हैं तो आपको फाइनल प्रोडक्ट क्या मिलती है, ठीक है, या उसका रिएक्शन किस तरह से होता है। तो स्टूडेंट्स ये बात आपने याद रखनी है कि जो एथर्स हैं ये रिएक्ट करते हैं PCl5 के साथ हॉट फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ टू गिव अल्काइल क्लोराइड्स। तो आपको अल्काइल क्लोराइड्स मिलते हैं। कैसे मिलते हैं अल्काइल क्लोराइड्स? तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपने लिया है डाईइथाइल एथर। ठीक है, ये आपका एथर जो है वो क्या है, डाईइथाइल एथर है और इसका PCl5 के साथ आपने जब रिएक्शन किया तो ये C2H5 यूनिट और ये C2H5 दोनों अल्काइल ग्रुप्स जो हैं वो जो है कंबाइन हो जाएंगे और यहाँ से जो है 2 Cl यूनिट्स आप ले लेंगे। जब ये दोनों Cl यूनिट्स यहाँ से लेंगे और 2 अल्काइल ग्रुप्स लेंगे तो आपके पास क्या बनेगा, इथाइल क्लोराइड के 2 मोल्स आपने ले लिए। ठीक है, 2 मोल्स ऑफ इथाइल क्लोराइड आपके पास बन गए। ठीक, अब बाकी आपके पास क्या बचा कि यहाँ से एक फॉस्फोरस बचा और यहाँ से एक ऑक्सीजन बचा और यहाँ पर 3 क्लोरीन एटम्स जो हैं वो बच गए। तो आपने उनको जोड़ दिया तो क्या बना, POCl3, यानी कि क्या बना, फॉस्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड भी आप इसे बोलते हैं या फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड भी इसको बोलते हैं। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपने देखा कि जो फर्स्ट मेथड है और सेकेंड मेथड है दोनों के थ्रू जो है आप लोगों को फाइनल प्रोडक्ट जो है वो एक तो फर्स्ट वाले रिएक्शन में अल्कोहल भी मिली और साथ में आपको अल्काइल आयोडाइड भी मिला और सेकंड जो रिएक्शन है इसके अंदर जो है आप लोगों को अल्काइल क्लोराइड ऑब्टेन हुआ है। तो इस तरह से हम लोगों ने रिएक्शंस ऑफ एथर्स जो हैं वो दोनों के साथ एथर्स के रिएक्शन देख लिए कि एथर का रिएक्शन हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ कैसे हो रहा है और PCl5 मॉलिक्यूल के साथ कैसे ये रिएक्शन या रिएक्टिविटी शो कर रहे हैं। तो होप सो कि स्टूडेंट्स आपको ये सब पॉइंट्स जो हैं वो क्लियर हो गए हैं और आज के लेक्चर से रिलेटेड आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं है। और अगर स्टूडेंट्स आपको इनमें से आज के लेक्चर में अगर आपको प्रेपरेशन के मेथड्स में कोई डिफ़िकल्टी हुई है या आपको केमिकल रिएक्टिविटी के बारे में कोई कन्फ्यूजन है, यानी कि इसके केमिकल रिएक्शंस में अगर कोई जो है प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है तो वो आप मुझसे जो है कमेंट्स में पूछ सकते हैं। कोई भी पॉइंट अगर आपका क्लियर नहीं हुआ या कोई भी क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं तो वो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।